अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडेज़ से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस वीज़े के बारे में हमने बात करनी है वो है यूके का वीज़ा। इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाएंगी जिन पे आप अमल करके जो है अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मज़ीद हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। अच्छा दोस्तों, यूके की जो वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है तो मेक श्योर करना है कि आपने सबसे पहले जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पे नज़र डालनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कहा कि यूके का वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है और आप फ़ौरन अटैम्प्ट करना शुरू कर दें। ऐसा कभी भी नहीं करना। यूके जो है वो फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा दे देता है, लेकिन अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं, अगर जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी फ़ाइनेंशियल्स की सिचुएशंस हैं, जिस तरह वो मांगते हैं, अगर आपने उस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट को रेडी किया हुआ है तो वीज़ा जो है आपका ग्रांट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं है जो यूके की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। हमारे बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके पास कनाडा का वीज़ा है, जिनके पास शेंजन मल्टीपल वीज़ास हैं, जिनके पास USA का वीज़ा है, लेकिन नहीं वीज़ा दे रहा उनको तो वो यूके नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंगली नहीं मैनेज कर पा रहे। तो इस वीडियो को आप लाजमी देखिए एंड तक। और जो लोग फ़्रेश पे अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि जब भी किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है आपने, तो थोड़ी बहुत आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि उनको भी पता हो कि यार ये बंदा ट्रैवलर है, हर साल विज़िट करता है, वापस आ जाता है। लेकिन जो फ़्रेश पे भी रिस्क लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यूके फ़्रेश पर भी दे देता है अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट उनके अकॉर्डिंगली बनी हुई है तो। अच्छा, जो यूके की जो वीज़ा कैटेगरीज़ है वो डिफरेंट हैं, लेकिन मैं अगर टूरिस्ट वीज़ा की बात करूं या विज़िट वीज़ा की बात करूं तो ये 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, 2 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है और 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। जिस हिसाब से आप वीज़ा फ़ी पे करते हैं ये उतना ही आपको वीज़ा देते हैं। लेट्स से अगर आपने 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करें या 10 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करें और आप फ़ीस जमा करवाते हैं 6 मंथ वाली, तो वो 6 मंथ का आपको वीज़ा देते हैं। और अगर आप सेम इसी तरह अगर 2 वीक्स का या 10 डेज़ का प्लान देके अगर आप 2 ईयर्स की वीज़ा फ़ी पे करते हैं तो वो आपको 2 ईयर्स का वीज़ा ग्रांट करते हैं। इसी तरह 5 ईयर और 10 ईयर्स का है। इनकी वीज़ा फ़ी जो है वो कम पड़ती रहती है रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से, लेकिन आज की डेट के हिसाब से अगर बात करें तो 6 मंथ का जो वीज़ा है वो तकरीबन 42,800 का अप्रॉक्सीमेटली बनता है। जो 2 ईयर्स का है वो तकरीबन 1,61,000 का बनता है। इसी तरह जो 5 ईयर्स का है वो तकरीबन 2,87,000 का पड़ता है और इसी तरह 10 ईयर्स का जो है वो तकरीबन 3,60,000 का वीज़ा की जो है वो फ़ीस है 3,60,000 की 10 साल के वीज़ा की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 2 साल का अप्लाई करें तो आप अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी ज़्यादा लंबा रखें, इसका कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। आप 1 वीक का प्लान भी रख सकते हैं, आप 10 डेज़ का भी प्लान कर सकते हैं, आप 1 मंथ का भी कर सकते हैं। जितनी आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे एम्बेसी आपको उसी हिसाब से जो है वीज़ा ग्रांट करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने वीज़ा फ़ी पे की हो 6 मंथ की और आप एक्सपेक्ट करें हो कि मुझे 2 साल का वीज़ा मिल जाए। ऐसा नहीं होता। जितनी आप एम्बेसी की वीज़ा की फ़ी पे करते हैं जिस वीज़ा कैटेगरी की, उसी वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से उतने ईयर्स का आपको वीज़ा मिलता है। रिक्वायरमेंट की बात करें अगर तो सबसे पहले तो इसमें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिलअप करना होता है, ऑनलाइन होता है और ये काफ़ी लेंथी फॉर्म होता है जिसको आपने थॉरली स्टडी करना है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना। क्योंकि कोई भी एक पॉइंट क्योंकि वीज़ा ऑफिसर कहता है कि मैंने हर एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करना है, ये एप्लीकेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से मुझसे वीज़ा लेता है। ये मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। क्योंकि छोटी सी अगर उसको कोई बारीक भी चीज़ नज़र आ गई जिससे उसको लगे कि हाँ यार इस पॉइंट से मैं इसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता हूँ, तो उससे आपने बचना है। तो मेक श्योर करें कि जब भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें थॉरली करें, किसी की राय लेके करें। अगर ख़ुद करना चाहते हैं तो उसको बार बार स्टडी करें कि कोई ऐसी गलती तो नहीं मैं कर रहा जिसकी वजह से मेरा वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए। रिक्वायरमेंट्स में जब हम बात करें तो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। फ़ंड्स आपके पास इतने होने चाहिए कि आपकी ट्रिप की कॉस्ट कवर हो रही हो। बैंक स्टेटमेंट पे हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सारे पासपोर्ट होने चाहिए उनके स्कैन फॉर्मेट में, फिर इसके अलावा फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, फिर उसके अलावा शनाख्ती कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए, फिर उसके अलावा FRC बाय मैरिज बाय बर्थ अगर है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप अगर बिज़नेस करते हैं तो NTN लगाएं, अगर आप जॉब करते हैं तो
जॉब लेटर, कंपनी की तरफ से NOC प्लस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड होती हैं आपको। इसके अलावा अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी के एविडेंस डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ये होगी जनरल चेकलिस्ट जो आपने एट द टाइम ऑफ सबमिशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, या आप जेरिस के ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं बाय स्कैनिंग। अच्छा, अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूके है वो बैंक स्टेटमेंट पे जो आपकी अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, जो आपकी फ़ंड्स क्रेडिट हो रहे होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि इसका आपने प्रूफ नहीं दिया, ये कहाँ से पेमेंट्स आई। लेट से अगर एक बंदा जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, तो हर महीने पहली से 5 तक के उसको 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे होंगे। लेकिन अगर उसके अलावा उसके अकाउंट में कोई अननोन बड़ी अमाउंट क्रेडिट हुई है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है यूके एम्बेसी की तरफ से कि उसका हमें फिर एविडेंस देना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग भी बैंक स्टेटमेंट्स को चला रहे हैं, जो अननोन पेमेंट्स उनके अकाउंट में आ रही हैं, तो वो ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि उनकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर देनी पड़ती है कि ये आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से हैं। सेम इसी तरह जो बिज़नेसमैन है, अगर वो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 2 बैंक स्टेटमेंट्स वो करें, एक बिज़नेस के लिए अलहदा रखें और पर्सनल अकाउंट अपना अलहदा मैनेज करें, और हर महीने अपने बिज़नेस अकाउंट से वो पर्सनल में अपनी एक सैलरी विड्रॉ करें, ताकि एम्बेसी को पता चल जाए कि ये बंदा सैलरी ले रहा है, उसको इसके इस अकाउंट से दूसरे पर्सनल अकाउंट में उसकी सैलरी जा रही है। लेकिन अगर आप इरेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं, किसी की भी पेमेंट अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं, तो ये यूके में ऑब्जेक्शन आ सकता है इस पर कि वीज़ा ऑफिसर ही कह सकता है ये आपके अकाउंट में अननोन पेमेंट कहाँ से है, इसका आपने मुझे एविडेंस नहीं दिया, लिहाजा मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। बेशक आपके अकाउंट पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा लगा हो, कनाडा का वीज़ा लगा हो, शेंजन का वीज़ा लगा हो, लेकिन अगर उसने ये बात कर दी तो वो आपको वीज़ा देगा ही नहीं, क्योंकि उसकी नीयत ही ऐसी है कि वो कह रहा है कि मुझे कोई पॉइंट मिले कि मैंने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ करना है। तो कोशिश यही करें कि किसी की भी अननोन पेमेंट अपने अकाउंट में ना डिपॉजिट कराएं। अगर करवानी है, कोई लेट से कोई भेज भी देता है, तो कोशिश करें कि उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें कि ये मेरी सैलरी है, और इसके अलावा जो ये ट्रांजेक्शन आई हैं ये इस मद में है कि लेट से मैंने कोई गाड़ी बेची है, मैंने कोई प्लॉट बेचा है, या मैंने किसी को लोन दिया था, ये उसका रिटर्न आया है, तो उसका प्रॉपर एविडेंस आपको देना पड़ता है। इसके अलावा यूके जो है वो इस चीज़ पे भी बिलीव करता है कि आपके पाकिस्तान के साथ टाइज कितने मजबूत हैं। लेट से आपका कारोबार किस लेवल का है, या आपकी जॉब कितनी अच्छी है कि आप ऐसा ना हो कि यूके जाके स्लिप हो जाए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये सोच रहा है कि इस बंदे ने जाके यूके स्लिप हो जाना है। तो ये अब आपकी जस्टिफिकेशन है कि आपने किस तरीके से प्रूफ देना है। आप अच्छी जॉब का हवाला दे सकते हैं, आप अपने अच्छे बिज़नेस का हवाला दे सकते हैं, प्लस आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपके नाम कोई प्लॉट है, घर है, गाड़ी है या इन्वेस्टमेंट है, तो वो आप शो करें इसमें। इसके अलावा बच्चे, अगर आप फैमिली अप्लाई कर रही है तो पूरी फैमिली एकदम अप्लाई ना कर दे कि भाई लेट से मियाँ बीवी सारे बच्चे अप्लाई करें। अपने पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई टाई स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया कि पूरी फैमिली ने वीज़ा अप्लाई किया है। सम केसेस में, हर दफ़ा नहीं, सम केसेस में ऐसा दिया गया कि वीज़ा ऑफिसर ने अगर वीज़ा नहीं देना, हर चीज़ पूरी है, लेकिन पूरी फैमिली ने अप्लाई किया हुआ है, चूँकि वो इकट्ठे हर साल प्लान करते हैं, और उनको ये कहा कि जी आप तो पूरी फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रही है और पीछे आपके डिपेंडेंट्स में कोई नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मैंने वीज़ा दे दिया तो आप जाके वापस नहीं आएंगे। तो ये ऐसी सूरत में तब होता है जब आपने इससे पहले कभी किसी के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल ना किया हो फैमिली ने एक साथ, तो तब ऐसी सिचुएशन में ये ऑब्जेक्शन लग सकता है। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है। लेकिन कीप इन माइंड कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो पीछे कोई ना कोई डिपेंडेंट्स होना चाहिए। डिपेंडेंट्स में आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, आपके बहन भाई भी आ सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ख्याल रखना है। जब आपने ये सारी चीज़ें आपने जब कर लेनी, तो उसके बाद आपने डिटेल कवर नोट बनाना है। कवर लेटर में आपने मेंशन करना है कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, आप क्या काम करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो ऐसी चीज़ जो आप नहीं बता सकते, वो अपने कवर लेटर में आप चीज़ मेंशन कर सकते हैं। और जितनी आप थॉरली उसको बनाएंगे, उतना वीज़ा ऑफिसर को आपका केस समझने में आसानी होगी। ये जब आपने फॉर्म फिलअप कर लेना है, तो उसके बाद जो है अपने थॉरली स्टडी करने के बाद उसको रिव्यू करना है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद उसकी फ़ी पे होगी। फ़ी पे होने का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आता है आपकी VFS की अपॉइंटमेंट का। जब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, तो अपॉइंटमेंट का डिफरेंट कैलेंडर्स आ रहे होते हैं कि जिस डेट पे आपकी अवेलेबिलिटी हो। पहले तो अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको विद इन अ वीक जो है ना अपॉइंटमेंट मिल जाती है यूके की। तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है जेरिस के ऑफिस में जा सकते हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो आप खुद सेल्फ अपलोड कर दें यूके की एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप जेरिस के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। अगर जेरिस के थ्रू सबमिट करेंगे
तो उसकी डेफिनेटली उनकी फ़ीस है जो वो स्कैनिंग के चार्ज करते हैं। और कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट खुद सेल्फ अपलोड कर दें, लेकिन बाज़ दफ़ा उनका सिस्टम एरर आया होता है, सर्वर एरर होता है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते। तो फिर आप जेरिस के थ्रू जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा सकते हैं। फिर वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, वहाँ पे आपकी पिक्चर खींचेगी, वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। देन उसके बाद जो है आपका केस प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं उनको हर वक्त पासपोर्ट अपने पास रखना होता है, तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि यूके वालों ने ब्रिंग माई पासपोर्ट का एक ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर लेट से आप अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाना चाहते तो आप जेरिस वालों से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे पासपोर्ट वापस कर दें। वो आपका पासपोर्ट वापस करेंगे, उसकी फ़ीस वो चार्ज करेंगे, और आपने पासपोर्ट तब जमा करवाना होगा जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। अगर खुदा ना खासा वीज़ा नहीं लगता तो ईमेल पे ही आपको रिफ्यूज़ल लेटर आ जाता है। तो कोशिश करें जब भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करें, चाहे किसी से भी करें, तो कोशिश करें कि ईमेल एड्रेस जो है ना आप अपना दें, ताकि कुछ जो भी डिसीजन आए वो आपके ईमेल पर ही रिसीव हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो ट्रैवल एजेंट्स का ईमेल डलवा देते हैं या ट्रैवल एजेंट शेयर नहीं करते उनका ईमेल। तो कोशिश करें कि एप्लीकेंट का ईमेल डालें, ताकि जो भी डिसीजन हो एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शंस का वो क्लाइंट की ही ईमेल पे आए, या फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो तो उसी ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन कर सके। ये थी आज की तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कोई भी अगर इससे रिलेटेड यूके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।